नमस्कार। मेरा नाम है शकुन रघुवंशी। आप देख रहे हैं वाइट प्रिंट। आज हम आपका साबका करा रहे हैं एक और शख्सियत के साथ। इनका नाम है सोनपाल छोंकर। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हैं, संघ से जुड़े हुए हैं और हाल ही में फरीदाबाद महानगर के जिला अध्यक्ष घोषित हुए हैं। मिलने का सबब जिला अध्यक्ष बनना नहीं है, मिलने का सबब है कि आपको उनसे रूबरू कराया जाए। सर नमस्ते। नमस्ते शकुन जी। आप भाजपा की राजनीति करते हैं, संघ के अनुशासित सिपाही हैं, तो देशकाल परिस्थितियों को भी समझ रहे होंगे। राजनीति में आए क्यों आप? सबसे पहले तो शकुन जी, मेरा सौभाग्य है कि भाजपा में सक्रिय होने से पहले मैं संघ में थोड़ा बहुत काम किया और संघ का स्वयंसेवक मैं भाजपा में आने से पहले रहा। अब परिवार की पृष्ठभूमि ऐसी है, मेरे पिताजी ने गांव की राजनीति की है, वो सरपंच रहे, मेरे भाई सरपंच रहे हैं, तो थोड़ा समाज के प्रति ऐसा कि कुछ थोड़ा समय लगाया जाए समाज के काम में भी, बस इतना सोच के राजनीति में आए। मतलब अचानक नहीं हुआ है ये, आपके यहाँ इस तरह का गुणधर्म है परिवार में? नहीं, ऐसा एक्सीडेंटली तो नहीं कह सकते हम्म। कि राजनीति में कोई एक्सीडेंटली आ गए। संगठन से जुड़े रहे, मूल संगठन से जुड़े रहे और धीरे 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 यहाँ तक की यात्रा आई। समाज के लिए कुछ करने की चेतना विकसित होती रही। स्वाभाविक रूप से जो राजनीतिक क्षेत्र में आप चाहे कुछ भी कहो, कुछ लोग ऐसे होते होंगे जिनके बारे में सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन मोर और लेस ज़्यादातर लोग समाज के लिए कुछ अच्छा करने के मन से ही आते हैं। और अगर मैं जानना चाहूँ मैं दर्शकों के लिए कि आपकी शिक्षा दीक्षा कैसी हुई, उसका एक यात्रा बताइए। मैं 8वीं तक गांव में पढ़ा हूँ, सीकरी में, यहीं बल्लभगढ़ के पास गांव है, हाईवे पर सीकरी। उसके बाद मैं सोनीपत में मैंने स्कूलिंग की, ग्रेजुएशन मैंने गुड़गांव से की और मैंने एमएससी फिजिक्स कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से किया फिजिक्स में। बस उसके बाद फिर थोड़ा अपने काम की तरफ और समाज के काम की तरफ। मास्टर की डिग्री लिए लेकिन मास्टर नहीं बने? हाँ, मास्टर नहीं बने। मैंने उसके बाद यूपीएससी की तैयारी करी थी। मेरा प्रीलिम्स भी हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में, लेकिन मेंस नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया कुछ कारणों से। ठीक है। कारणों में रखा भी क्या है वैसे भी ठीक है, वो एक ओल्ड इंग्लिश सेइंग है ना, लाइफ नेवर गोज विद लॉजिक्स, हाँ इट ऑलवेज गोज विद कंट्राडिक्शन ऑफ लॉजिक। आप जो सोचते हैं वैसा जीवन, पता नहीं परमात्मा आपसे क्या चाहते हैं। परमात्मा ने कुछ और सोच के रखा हुआ, हम लोग बुद्धि विवेक लगाते हैं। हाँ जी। तो मैंने ये भी देखा है, मैं आपके सोशल मीडिया पे जाता हूँ तो आपको वहाँ पढ़ते हुए पाता हूँ, या आपके कोटेशंस बहुत अच्छे, रात के 12 बजे आप लोग टेबल लैंप में पढ़ते हुए दिखते हैं। ऐसे सामान्य तौर पे नेता नहीं दिखते इस तरह से। देखो, और तो सबके अपने अपने कुछ शौक होते हैं, किसी का कुछ होता होगा। मेरा पढ़ना, रनिंग, ये मेरी हॉबीज़ हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज के समय तक भी इनको कहीं ना कहीं कैरी करने की अपने साथ। अभी पीछे मैंने देखा था आपने कोई टारगेट लिया था, कितना 20 किताबें पढ़ने का कुछ ऐसा टारगेट था? टारगेट लिया है, लेकिन उसमें फ्लक्चुएशन होती रहती है। टारगेट था क्या? मेरा ये था कि 50 किताबें इस साल में पढ़ी जाएं। ओके, हाँ, ठीक है। तो बीच में, अच्छा, वो जब संकल्प लिया तब मेरा ये नए दायित्व की घोषणा नहीं हुई थी, तो इसके साथ थोड़ा यहाँ समय टाइम कंज्यूमिंग है, व्यस्तता बढ़ गई है और नए काम आए कुछ। भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से अप्रैल ज़्यादा, एक उसी समय मेरी मार्च में घोषणा हुई। अप्रैल में पार्टी के लिहाज से हमारे 2 बड़े कार्यक्रम होते हैं, पार्टी का स्थापना दिवस और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती। तो लंबे समय दोनों कार्यक्रम चलते हैं। चुनाव भी होना है राष्ट्रीय स्तर तक। चुनाव भी राष्ट्रीय स्तर तक, संगठन का चुनाव, फिर कुछ गतिविधि बढ़ जाती हैं और उसके कारण थोड़ा समय कम हो गया। तो अब देखते हैं वो लक्ष्य हम कितना पहुंच पाएंगे जो अपने लिए। किताबों की बात चली है तो मैं अगर जानना चाहूँ, या तो आप बेस्ट राइटर बता दीजिए या बेस्ट बुक बता दीजिए। एक बता दीजिए आप ओवरसीज का और एक भारत के परिप्रेक्ष्य में। देखो, मैं अब तक जो मैंने किताबें पढ़ी उसमें बाहर एक विक्टर फ्रेंकल की किताब है, मैन सर्च फॉर मीनिंग। अच्छा। हाँ, वो सबको पढ़नी चाहिए। उसको इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखना चाहिए कि वो बाहर के लेखक हैं। वो साइकोलॉजिस्ट है और उन्होंने सरवाइव किया जो जर्मन में कंसंट्रेशन कैंप हुए, उसकी पूरी फैमिली वहाँ ख़त्म हो गई गैस चैम्बर में, और लेकिन वो सरवाइव किए उन्होंने। मतलब क्रक्स ऑफ दैट बुक इज़ के अल्टीमेट फ्रीडम इज़ योर्स, कि आपके आसपास कैसी भी परेशानियां हो, कैसे भी हालात हो, उनमें रिएक्ट कैसे करना है, रिस्पॉन्ड कैसे करना है, ये तो मतलब हमारा फ्रीडम है। बिल्कुल। तो वो पूरी बुक इस पे है, तो वो बहुत सबको पढ़नी चाहिए, अच्छी किताब है। और
इंडियन राइटर भी बहुत एक से एक हैं, मतलब अब मैं अपनी जैसे अपने जनरे के हिसाब से अपनी पसंदीदा कोई किताब कहूँ तो भारत एक श्रेष्ठ अमृत पथ करके ओशो की किताब है। तो उसमें जिस क्षेत्र में मैं जुड़ रहा हूँ और जिस विचार से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उस विचार को सप्लीमेंट करती हुई बहुत सारी किस्से कहानियाँ हैं हमारी संस्कृति से जुड़ी। ये जिनका नाम आपने लिया बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी, मोस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी फिलोसफर हैं, वो बड़ी सहजता से नाम ले देते हैं आप। ठीक है, मतलब किसी को जानने के लिए कई बार हम लोगों ने कंट्राडिक्शन खड़ी की हुई होती हैं थोड़ी कम जानकारी के कारण। ज़्यादातर लोग जो मतलब उनके बारे में कुछ कहेंगे, हो सकता है ज़्यादातर लोगों ने ज़्यादा नहीं पढ़ा हो, लेकिन बहुत अच्छी बात देश और समाज के बारे में उन्होंने करी है। मैं कहूँ कि मतलब जो लोग जानते कम है वो बोलते ज़्यादा है। ऐसा हमेशा ही होता है, आप देखोगे जीवन में क्रिटिसाइज करना सबको बहुत आसान लगता है, एडमायर करना, प्रेज करना बहुत मुश्किल काम है। लोगों का सामान्य स्वभाव नहीं होता प्रेज करना, एडमायर करना। आप देखोगे नहीं समाज में क्रिटिसाइज करने वाले आपको हर 10 कदम पे मिल जाएंगे, दिन भर में 50 आदमी मिलेंगे, लेकिन प्रेज करने का, अनकंडीशनल प्रेज करने का, एडमायर करने का स्वभाव लोगों का कम है। सुबह की कैसे शुरुआत होती है आपकी? सुबह मैं जनरली 4:30-5 बजे उठ जाता हूँ और मेरी बहुत स्लो मॉर्निंग्स है। मैं सुबह बहुत आराम से अपना, हम दोनों हस्बैंड वाइफ सुबह जल्दी उठ जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं तो चाय वो बना देती हैं या चाय मैं बना लेता हूँ। अच्छी चाय बना लेते हैं? जी बढ़िया। हाँ। तो उसके बाद फिर रनिंग का है मेरा, कि टाउन पार्क या स्टेडियम या आसपास कहीं सड़क पे रोड रनिंग के लिए चले गए, नहीं गए तो जिम चले गए, थोड़ा आगे मेडिटेशन योगा कर लिया और फिर दिन भर का जो काम रहता है। बीच में मैंने एक एक्सरसाइज शुरू करी कि किसी ने मुझे एडवाइस किया था कि बुक पढ़ने का, जैसे जनरली हम लोगों की हैबिट है कि दिन में कोई समय मिले या रात को सोते वक्त जो किताबें पढ़ते हैं, सामान्य उनका स्वभाव है कि रात को सोते वक्त, लेकिन किसी ने मुझे बताया और वो मुझे बहुत फायदेमंद लगा कि सुबह अगर आपको मौका मिल जाए उठते ही किताब पढ़ने का, तो दैट इज मतलब मोर बेनिफिशियल देन मेडिटेशन। अगर आप सुबह उठ के अपनी पसंद की कोई किताब पढ़ते हैं तो ब्रेन बाथिंग उससे अच्छी कोई नहीं है। मैं इसकी एडवोकेसी करूंगा, क्योंकि मैं सवाल भी था कि सुबह भी 2-4 पन्ने तो आप पढ़ ही लेते होंगे, मेरे ऐसा था। और मैं लोगों से कहूंगा कि सुबह का पढ़ना वास्तव में बहुत अच्छा होता है, अनुभव के आधार पे बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप सुबह पढ़ते हैं तो मेडिटेशन तो ऑटोमेटिकली उसके साथ हो रहा है। क्योंकि मेरा भी अपना ही मानना है कि हर काम ध्यान से करना भी ध्यान है। बिल्कुल, वही मेडिटेशन है। वही मेडिटेशन, बिल्कुल साधना ही, यही साधना है। आपने पत्नी की बात करी, बच्चों की करी, पत्नी का क्या थोड़ा सा अनुभव, उनका परिचय? मेरी डॉक्टर है, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और मेरी शादी के समय वो लोग, वाइफ मेरी एस्कॉर्ट फोर्टिस में वर्किंग थी, तो कुछ कॉम्प्लिकेसी थी जिसके कारण उनको जॉब छोड़नी पड़ी, और वो भी ग्रेजुएट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। बच्चे मेरे 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा 12th में है, छोटा बेटा 2nd में है। ठीक है, उनके लिए उनका भविष्य आप तय करेंगे? नहीं है, उनको फ्रीडम है बच्चों को, मतलब मेरी तरफ से ऐसा घर में हमको भी कभी ऐसा नहीं, सब कंफर्टेबल रहे माताजी पिताजी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी तरफ से कोई बंदिशें हैं। उनको जैसा एक जनरल इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक पेरेंट्स का स्वभाव रहता है कि टीनेज तक थोड़ा बच्चों को गाइड करना, थोड़ा उनको आसपास के माहौल वातावरण के बारे में सचेत करके रखना, उतना भर है। बाकी तो जो बड़े वाले हैं उनके पास क्या सब्जेक्ट्स हैं? वो ह्यूमैनिटीज़ मतलब ही वाज गुड इन नॉन मेडिकल, 93-94% मार्क्स आए थे 10th में, लेकिन क्योंकि उसको भी किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, जेफरी आर्चर, मार्कस ऑरेलियस, बहुत अच्छी बात है, फ्रेडरिक निश्चे, फियादर दोस्त की, वो सब बहुत वो किताबें पढ़ता है। तो उसके शौक को ध्यान में रखते हुए हमने बाद में मिड ऑफ द ईयर हमने उसके सब्जेक्ट चेंज कराए। अच्छा, एक बात किताबों की चल रही है, तो आपने भी बहुत सारे राइटर्स, विदेशी राइटर्स, मेरे मन में कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन जनरली कहते हैं कि कालिदास इज द इंडियन शेक्सपियर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो शेक्सपियर तो बाद में हुए, कालिदास पहले हुए। हम ये क्यों नहीं कहते कि शेक्सपियर इज ओवरसीज कालिदास? नहीं, बिल्कुल कहते हैं लोग, कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ की देखिए, ऐसा मेरा बिल्कुल ये मानना नहीं है, और मैं इस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में कभी भी नहीं हूँ जो
कि हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति ये हमेशा से सुपीरियर रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ तो ग्रंथ हैं। देखो, मैंने बहुत ज़्यादा बारीकी से नहीं पढ़ा है, लेकिन हमारी सिविलाइजेशन, हमारे ग्रंथ, उनको तो पूरी दुनिया एडमिट करती है। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे यहाँ के लेखकों के बारे में, हमारे यहाँ के साहित्य के बारे में पूरी दुनिया भर में लोग इसकी प्रशंसा करते हैं। हाँ, लेकिन 1000 साल की क्रमबद्ध आक्रमण हमने झेले हैं। हाँ, उसमें कहीं ना कहीं हमारा हिरास तो उसके हुआ बाद है। देखो, थोड़ा बहुत तो इन चीज़ों पे फर्क पड़ता ही है कि जो लोग आक्रांता रहे, उन्होंने, जो लोग यहाँ ज़बरदस्ती रहने की कोशिश की, तो उन लोगों ने अपने हिसाब से चीज़ें थोड़ी बहुत तोड़ी मरोड़ी हैं, लेकिन ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स। बिल्कुल। तो हमेशा सच्चाई फिर से निकल के आ रही है कि हम सांस्कृतिक रूप से बहुत मजबूत हैं। और सांस्कृतिक दृष्टि से मजबूत हैं, उसको डिगिंग करना, एक्सकेवेशन करना, उसको सामने लाना, ये जिस पार्टी पे आप राजनीति करते हो हाँ, उनका बिल्कुल। भी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसे राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हूँ जिसमें दे डोंट टॉक ओनली नेशनलिज्म, दे टॉक अबाउट कल्चरल नेशनलिज्म। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बारे में बात बिल्कुल, करने वाली बिल्कुल। पार्टी है हमारी। तो केवल राष्ट्रवाद को लेके नहीं चलते, अपनी संस्कृति को संभाल के, सहेज के, और उसको, देश को पहले मानने वाली पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। और दीनदयाल के विचार हैं एकात्म मानववाद, निश्चित रूप से इंटेग्रल ह्यूमनिज्म। अंत्योदय। आज देखोगे, आज की जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, तो जो दीनदयाल जी ने इंटेग्रल ह्यूमनिज्म, अंत्योदय, एकात्म मानववाद जो दर्शन दिया, इनके हर काम पे आपको उनकी छाप मिलेगी। मोदी जी के हर काम पे वो वहीं से मोटिवेटेड है। आप लेजिस्लेचर में जाने की भी आपने मतलब अनुभव लेने का प्रयास किया है? नहीं, और कभी, मतलब, हाँ, वहाँ एक समय ऐसा आया कि हमारे यहाँ क्या है ना कि शकुन जी के अपने जो सही मायने में भाजपा का कार्यकर्ता है, उसको नहीं पता संगठन उसके बारे में क्या तय करता है। उस समय मुझे चुनाव लड़ने का अवसर मिला, तो चुनाव लड़े, वो अनफॉर्चुनेटली मैं लूज कर गया इलेक्शन। अब संगठन का काम करने का मौका दिया। उससे पहले भी मैं संगठन का काम करता था। जी जी। मैं युवा मोर्चे का जिले का अध्यक्ष रहा, जिले के में महामंत्री भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री रहा। उस समय जब मुझे पार्टी ने सिंबल दिया चुनाव लड़ने के लिए, मुझे आदेश हुआ, तो मैं जिले का महामंत्री था। हम सामान्य परिवार से आते हैं, तो इसी पार्टी में संभव है कि किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी अवसर देना। अच्छा, ये अच्छी बात है आपने कही कि भाई इसी पार्टी में संभव है। फिर अगली बात यहाँ तक जाएगी कि इस पार्टी में परिवारवाद नहीं है। लोग आरोप लगाते हैं कि राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह भी नहीं, वो विधायक हैं। देखो, एक बार आप दूसरों का परिवारवाद को अपने इस परिवारवाद से कैसे अलग करते हैं? अब देखोगे कि पंकज सिंह जी को बहुत इजी वे नहीं मिला। बहुत लंबे समय पार्टी ने उनसे काम लिया। एक कार्यकर्ता के नाते उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, तब जाके उनको चुनाव का अवसर मिला। उससे पहले उन्होंने प्रदेश भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में, भाजपा में कितने सारे दायित्वों पर 15-20 साल काम करने के बाद एक विधायक का चुनाव लड़ने का अवसर दिया। तो उसको आप परिवारवाद नहीं कह सकते कि एक इजी वे नहीं दिया कि आप आए, कहीं आप बाहर पढ़ते थे और किसी बाहर कंपनी में जॉब करते थे, नौकरी करते थे, और सीधा आपको चुनाव लड़ा दिया, विधायक सांसद बना दिया। ऐसा नहीं है। पार्टी में पंकज जी ने अपने आप को पहले प्रूव किया 10-15-20 साल, तब जाके उनको मौका दिया है। हाँ, अध्यक्ष का बेटा अध्यक्ष नहीं बनता। हाँ, उसको देखिए, यहाँ मैं फिर ये कहता हूँ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो पहले प्रूव करता है अपने आप को। वो पार्टी का कार्यकर्ता है, वो किसी का पुत्र है, केवल इसलिए नहीं अवसर मिलते। वो पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता है, उसने लंबा समय पार्टी की सेवा में दिया है, और इस नाते किसी को भी कोई अवसर मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी में मुझे भी नहीं याद पड़ता कि किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा राष्ट्रीय अब अध्यक्ष तक तो कोई ऐसा उदाहरण है नहीं। संघ में भी ऐसा नहीं हुआ। संघ में भी नहीं है। इन लोगों को क्या कहेंगे आप? पार्टी में क्या हो रहा है कि चुनावों के समय लोग रूठ जाते हैं, छूट जाते हैं, उनको वापस लाना चुनाव के बाद, वो कहते हैं जी गलती हो गई, ये चलना चाहिए, इट्स ओके, या कोई और पैरामीटर भी है चेक करने के? पैरामीटर हैं चेक करने के, पैरामीटर चेक होते भी रहते हैं, लेकिन हम लोग क्या विचारों से जोड़ते हैं। प्रशिक्षण की पद्धति केवल भारतीय जनता पार्टी में है। आप लंबे समय से राजनीति को देख रहे हैं, हमारे यहाँ मंडल स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक प्रशिक्षण होते हैं। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाता है, अपनी आइडियोलॉजी के बारे में बार बार रिमाइंड किया जाता है।
फिर भी कुछ लोग अच्छे समर्पित कार्यकर्ता होते हुए भी सामाजिक जीवन में कुछ उनको चुनाव या किसी किसी महत्वपूर्ण चीज़ के लिए ऐसा लगाव हो जाता है जिसके कारण कोई रास्ता भटक गए, तो फिर क्योंकि उनका समाज में अच्छा अनुभव होता है, संगठन के लिए उपयोगी होते हैं, विचार के लिए उपयोगी होते हैं, इसलिए उनको अवसर तो दिया ही जाता है। तो आप भी अभी संगठन बनाने की प्रक्रिया में हैं, ऐसे कुछ रूट मैं गए, छूट गए संगठन लोगों को लेंगे? देखिए हमारे जिले में वो एक पूरी प्रक्रिया है, उसमें मैं खाली ऐसा एक अथॉरिटी नहीं हूँ कि मैं जो चाहूँगा निर्णय लूँगा। पार्टी एक नीतिगत फैसले लेती है देश भर में, उन नीतिगत फैसलों में अगर किसी की ज्वाइनिंग हो सकती है तो ही वो ज्वाइनिंग होगी। अब माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, संगठन मंत्री जी, ऐसे चाहे हमारे मंडल जिला स्तर पे भी कुछ ज्वाइनिंग होंगी, लेकिन वो नीतिगत फैसले होंगे। उसमें अगर कोई संभव हो पाएगा तो ज्वाइन भी कराएंगे लोगों को। आप जिलाध्यक्ष बने हैं, सत्ता आपकी है, सत्ता यानी कि शासन, और वो जनता तक गुड गवर्नेंस पहुंचाए थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब प्रशासन। आप कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कड़ी है। जब जनता या कार्यकर्ता विधायक, सांसद, मंत्री के पास जाता है, कई बार भीड़ होती है, कई बार आंखें नहीं मिलती, उनकी किरणें नहीं मिलती, तो आप बीच में मीडिएटर बनते हैं। सामान्य सा है कि कई बार जब चुनाव जीत के आते हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, तो लोग स्वाभाविक रूप से बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं अपने काम के लिए, मिलने के लिए, और तो उनकी व्यवस्थाओं के कारण कुछ चीज़ें। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो भी पहले कार्यकर्ता ही हैं। आप यहाँ देखोगे कि यहाँ जितना बीजेपी में, हमारे यहाँ मेरा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ सब अनुभवी लोग हैं। हमारे लोकसभा के सांसद हैं चौधरी कृष्णपाल जी, और हम मेरे ज़िले में बल्लभगढ़, ये इसमें फरीदाबाद महानगर में जो आते हैं, मूलचंद जी हमारे पुराने कार्यकर्ता, सतीश जी हैं। तो ऐसा बहुत कम है कि किसी के बारे में कार्यकर्ताओं को कोई रहता हो कि वहाँ ढंग से मिल नहीं पाए, हमारे काम की सुनवाई नहीं हुई। हम लोग रेगुलर, मतलब इस बात की चिंता किए कि हमें कुछ ठीक करना है। यहाँ भाजपा में क्या रेगुलर एक्सरसाइज होती है जी, कि मंडलों की बैठक, जिले की बैठक, मोर्चों की बैठक, तो वो स्थिति पैदा ही नहीं होती कि कार्यकर्ता की कोई नाराजगी हो जाए। अब वैसे नहीं मिल पाए तो हमारे यहाँ बैठकें इतनी होती हैं कि उसमें कार्यकर्ता और नेताओं का आपस में नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि जैसे मान लो उनका दामन न था, किस तरह से बात ना हो पाए, तो आप उंगली पकड़ा देते हो, मैं करा देता हूँ तेरा वो काम। एक ही बात है, एक ही मतलब वो सीधे जाएं या हम आग्रह करें अपने विधायकों को, मंत्री जी को, सांसद को, तो एक ही बात है। संगठन में जब आप होते हैं, मैं आखिरी प्रश्न पूछ रहा हूँ, आपके पास दोहरी जिम्मेदारी है। एक तो जो शासन कर रहा है उसको जनता तक पहुंचाना है, और लगातार संगठन को मजबूत करना है, संगठन से लोगों को जोड़े रखना है। जो मेरे पास जो दायित्व है, रूलिंग पार्टी का जिलाध्यक्ष होने के नाते बहुत काम है, बहुत काम बढ़ जाते हैं, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमें पूरी दुनिया का एक ऐसा लोकप्रिय नेता, हमारी पार्टी के नेता हैं, जिसके कारण समाज के सामान्य लोग आज पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। तो उधर वो काम आसान हो जाता हमारा कि लोगों को जोड़ना पार्टी के साथ। हमारे पास एक चुंबकीय नेतृत्व पहले से है। दूसरा, नीतियाँ पूरे देश भर में पिछले 11 साल से जो प्रधानमंत्री जी की सरकार की रही, हमारे हरियाणा प्रदेश में आप देखोगे बिल्कुल शासन व्यवस्था बदल दी, पहले मनोहर लाल जी ने, अब नायब जी ने। तो हमारे लिए आसान है। देखो, काम व्यस्तताएं रहती हैं, तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक दल में अगर आप पूरा समय लगाने के लिए आप खुद से संकल्प लेके आए हैं, तो उसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि कुछ आपके साथ अलग से हो रहा है। हम खुद अपनी इच्छा से और ये काम करने के लिए आए हैं। व्यस्तताएं रहती हैं, लेकिन हमें ये काम सरल बहुत है हमारे लिए कि हमारे पास नीतियां हमारी सरकारों की बहुत अच्छी हैं, हमारे पास नेता बहुत अच्छे हैं। तो आपने सुना सोहनपाल सिंह छोंकर जी को, बहुत स्पष्ट है, क्योंकि पढ़ते हैं, पढ़ने वाला आदमी अपनी बात को ढंग से रख पाता है। आपने भी देखा, मुझे बहुत मज़ा आया। आप लोग ज़रूर बताएंगे कि आपको कैसी लगी ये प्रस्तुति, कमेंट कर सकते हैं, लाइक शेयर कर सकते हैं इस खबर को। उन्होंने रखी है बात पार्टी की भी, और आपको भी एक बात कही है कि स्पष्ट रहिए जीवन में, किताबें पढ़ते रहिए, मेडिटेट करिए, जीवन को संतुलित रखिए, बहुत ज़्यादा ऊहा-पोहा मत रहिए, क्योंकि परमात्मा ने आपके लिए कुछ जो सोचा है वो आपको देकर रहेगा, बस आपको कर्म करते रहना है। सर, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शकुन जी, थैंक यू।